मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मार देने की धमकी की खबर सामने आई है। अब ये जानकारी सामने आ रही है जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के रायपुर से फोन कर फिरौती मांगी गई है। कॉलर ने फैजान खान नाम के युवक के मोबाइल से शाहरुख खान को धमकी भरा फोन किया था। इस संबंध में मुंबई पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अभिनेता शाहरुख खान को कथित तौर पर धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 308(4) और 551(3) और 4 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि रायपुर में रहने वाले इस आरोपी फैजान खान के नंबर से ये कॉल किया गया था। आरोपी ने अभिनेता से फिरौती की मांग की थी। अब मुंबई पुलिस की टीम फैजान को पकड़ने के लिए रायपुर गई है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है कि फैजान खान ने ही शाहरुख खान के बंगले में फोन किया था या फिर नहीं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि फैजान खान ने दावा किया कि उसका मोबाइल फोन कुछ दिन पहले कहीं खो गया था और इसकी शिकायत को लेकर 2 नवंबर को वो रायपुर पुलिस के पास भी गया था। फिलहाल दोनों राज्यों की पुलिस मामले की जांच कर रही है और अधिक जानकारी का इंतजार अभी भी बाकी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मार देने की धमकी मिली। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया था। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इससे पहले सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में नोएडा से 20 वर्षीय मोहम्मद तैयब अली को गिरफ्तार भी किया गया था। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसे संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल बीत चुके हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अब तक 36,468 पुलिसकर्मियों ने बलिदान दिया है। मैं आज उन सभी को उनके सर्वोच्च बलिदान देने के जज्बे के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। देश की ओर से उनके परिवारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के भीतर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाई है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। अब भारत के अंदर आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम भी तैयार हुआ है। अब दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए सरकार सख्त रुख अपना रही है और इसी कड़ी में सरकार ने पराली जलाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को भी बढ़ा दिया है। अब जिसमें अब 5 एकड़ से अधिक जमीन पर 30,000 रुपए जुर्माना लगा दिया गया है और वहीं पर 2 एकड़ से कम जमीन पर जुर्माना 5,000 हो गया है, जबकि 2 से 5 एकड़ के बीच जमीन पर जुर्माने की रकम 10,000 होगी। बता दें कि पिछले महीने के आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकार लगाई थी। अब इसके बाद केंद्र सरकार ने जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है। हरियाणा पंजाब में इस समय बड़ी संख्या में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे का बता दें कि बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण में एक बड़ा हाथ माना जा रहा है, जिसके कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका प्रभाव पास के राज्यों में पड़ रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पंजाब और हरियाणा को इसका कारण बताया जा रहा है। अब एमवीए के 5 वादों की घोषणा के बाद शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी की घोषणा जो करते हुए उसके पत्र को जारी किया है, जिसे वचननामा कहा जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें, इस दौरान उद्धव ने कहा है कि एमवीए की सार्वजनिक बैठक हो गई है और यह सफल रूप से हुई है। किसे वोट देना है और क्यों, किस विचारधारा को वोट देना है, ये भी महत्वपूर्ण है। और हमने बुधवार को एमवीए की 5 गारंटियों के बारे में बताया था। आज हम अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हमने जो 5 गारंटी बताई थी, उनमें हम कुछ और योजनाएं इस घोषणा पत्र में जोड़ रहे हैं। हम जल्द ही एमवीए की विस्तृत घोषणा पत्र को जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। इस दौरान उद्धव ने आगे कहा है कि धारावाही और साथ ही साथ ये पूरी मुंबई को निगलने की योजना है और इस साजिश को रोकना है।
मुंबई में हजारों एकड़ जमीन एक बिजनेसमैन को दे दी गई है। हमारी सरकार आने के बाद हम ये टेंडर रद्द कर देंगे और साथ ही साथ हम धारवी में एक नया वित्त केंद्र बनाएंगे। हम महाराष्ट्र के बेटों के लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। हम लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हम केवल वही वादा करते हैं जो हम कर सकते हैं। पिछली सरकारों में जो वादे हमने किए थे उससे निभाया भी था और आज भी हम वही वादे कर रहे हैं जिसे हम निभा पाएंगे। इसलिए हमें जनता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बता दें कि बीते दिन महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने राज्य की महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए देने और राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया है। साथ ही कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा और फसल ऋण के नियमित भुगतान के लिए प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं कृषि समृद्धि योजना के तहत तब किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा और फसल ऋण में नियमित भुगतान के लिए प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए देने की बात भी कही गई है। अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक धक्का मुक्की जिस समय हुई उस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी सदन में मौजूद थे। सदन में हंगामे को बढ़ताते कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि सदन में हंगामे की ये शुरुआत बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में अनुच्छेद 370 का बैनर दिखाने के बाद की है। अब इस बैनर को दिखाए जाने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया। इसके बाद दोनों ही पक्षों में अब विधायक अपनी अपनी सीट से उठकर वेल में चले गए। इस दौरान दोनों तरफ के विधायकों के बीच जमकर खींचतान हुई है, जिससे कुछ विधायकों ने एक दूसरे पर मुक्के भी चलाए। अब स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए मार्शल्स को सदन में बता दें कि आना पड़ा। ऐसे में लड़ाई छुड़ानी पड़ी। हंगामे के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कह रहे थे कि हमें हमारा हक दीजिए, 370 को दोबारा बहाल किया जाए। वहीं बीजेपी के विधायक अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उनकी मांग थी कि अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रस्ताव वापस लिया जाए। इसी हंगामे के बीच सदन को कुछ देर के लिए स्थगित भी किया गया, लेकिन जब शुरू हुआ तो फिर हंगामा होने लगा, जिसके बाद मार्शल्स विधायकों को बाहर करते हुए नजर आए। अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीते दिन अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके बाद बीजेपी प्रस्ताव वापस के लिए राज्य सरकार के खिलाफ हंगामा कर रही है। अब इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास हुए प्रस्ताव अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में अब बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कल इंडी गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोटने की हिमाकत की है। कल इंडी गठबंधन ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके तहत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं। आज मैं इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि सदन में आप इस तरीके की हरकत करेंगे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो सबको स्वीकार्य है उसका अपमान करेंगे? और अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस एनसी को किसने दिया? और उनसे पूछना चाहती हूं कि मैं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले हैं, क्या उसके खिलाफ कांग्रेस एनसी सरकार खड़ी होगी? दलितों और पिछड़े समाज को जो अधिकार मिले हैं, क्या उसके खिलाफ कांग्रेस एनसी सरकार खड़ी होगी? कल जिस तरीके से प्रस्ताव उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं की रणनीतिक साझेदारी और समर्थन को जो दर्शाता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय भारत को जोड़ने की बजाय तोड़ने का सबूत दे रही है। मैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से कहना चाहती हूं कि अनुच्छेद 370 कभी पुनर्स्थापित नहीं होगा। भारत को विभाजित करने का उनका ये प्रयास सफल नहीं होगा। संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडी अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों
दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, विधान का गला। अब लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन बुधवार को व्रतियों ने गंगा के पावन तट पर श्रद्धा और आस्था के साथ स्नान और खरना किया। इस दौरान काफी संख्या में व्रतियों ने अपने घरों में खरना किया, जिसके बाद आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठ व्रती पहल आपको बता दें कि आराध्य प्रदान करा गया। ऐसे में उसके बाद कल यानी शुक्रवार को उगते हुए सूरज को छठ का दूसरा अर्थ किया गया। अब ऐसे में जिसके साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था का ये महापर्व समाप्त हो जाएगा। छठ महापर्व को लेकर बिहार के साथ देश के कई राज्यों में नदी, सरोवर और ऐसे तमाम तालाबों के किनारे भव्य तैयारियां की गई, जहां पर छठ व्रतियों ने दिन भर उपवास करने के बाद शाम को स्नान किया। व्रतियों के आने का सिलसिला दोपहर बाद से ही शुरू हो गया था। बता दें, छठ पर्व के आज तीसरे दिन को लेकर काफी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। नहाय खाए और खरना के बाद इस महापर्व में आज संध्या काल में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देकर यहाँ पर पूजा जाएगा। इस दिन पहले भगवान सूर्य और छठी मैया की विविधता पूजा की जाती है। फिर शाम के समय अस्त होते सूरज को आराध्य मानते हुए अर्घ दिया जाता है और इसकी परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य देव की उपासना से संतान प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। छठ पूजा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई देते हुए लिखा कि छठ पूजा के पावन त्योहार की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। इस महापर्व पर हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये लिखा गया कि प्रकृति के दैवीय स्वरूप की ये पूजा हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित करती है। मेरी प्रार्थना है कि ये पूजा हमारे राष्ट्र में सुख, शांति, समृद्धि का संचार करे। जबकि सीएम योगी ने सभी देशवासियों को छठ की बधाई देते हुए कहा कि जिसमें सीएम योगी ने कहा कि छठी मैया के आशीर्वाद से प्रदेश में सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए। बता दें कि आस्था के महापर्व की केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बड़े दिग्गजों ने बधाई दी है। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। नमस्कार। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईआईटी दिल्ली देश का अव्वल शिक्षण संस्थान बन गया है। जी हाँ, लंदन में बुधवार को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी बॉम्बे को पछाड़कर आईआईटी दिल्ली देश के शीर्ष स्थान हासिल करते हुए इस टॉप लिस्ट में पहुंच चुका है। आईआईटी दिल्ली ने वर्ल्ड रैंकिंग में 2 स्थान में छलांग लगाकर वैश्विक स्तर पर 44वां स्थान हासिल किया है। तो वहीं आईआईटी बॉम्बे 8वें पायदान की गिरावट के साथ 48वें पायदान पर है। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है। डीयू को इस बार 81 रैंक हासिल हुआ है, जबकि पिछले वर्ष ये 94वें पायदान पर था। इस पर QS के CEO जेसिक टर्नर ने कहा है कि भारत की बढ़ती शैक्षणिक शक्ति, उल्लेखनीय अनुसंधान
आउटपुट और पीएचडी प्रशिक्षित संकाय की एक असाधारण संख्या के जरिए साफ दिखाई देता है। ये भारतीय विश्वविद्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों को बढ़ाता हुआ है और ऐसे में क्षेत्रीय और वैश्विक संस्थानों के लिए एक मानक स्थापित करता है। आईआईटी दिल्ली ने 8 मानकों पर बेहतरीन काम करने के साथ ही 44वीं रैंक हासिल की है। पीएचडी धारक शिक्षकों ने इस बार रैंकिंग बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। अब अगली खबर यमुनानगर से है, जहां पर कॉल सेंटर में काम करने वाली एक महिला ने फर्जी आईडी के तौर पर एक युवक से 25 लाख रुपए की ठगी कर ली है। हालांकि ये सिलसिला अभी भी और चलता, लेकिन शक होते ही महिला की पोल खुल गई और साइबर पुलिस ने उसे और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पति पत्नी लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर कई लोगों को चपत लगाते हैं और कई लगा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इनको कोर्ट से 3 दिन के रिमांड पर लिया है और जिसे और भी ये बड़े खुलासे करने वाले हैं। आपको बता दें कि पति और पत्नी ये काफी लंबे समय से ये धोखाधड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक और मामला सामने आता है, उसके बाद इनकी पोल खुलती है। लेकिन आपको बता दें कि पत्नी परमिंदर कौर दिल्ली के एक कॉल सेंटर में काम करती थी और फिर गुरप्रीत से शादी होने के बाद वो यमुनानगर आ गई, जहां आने पर दोनों पति पत्नी सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अब शिवानी की आईडी से बिहार निवासी एक युवा को इन लोगों ने अपना शिकार बनाया, उसे 25 लाख रुपए की ठगी कर ली और इन्होंने डीपी पर किसी दूसरी लड़की की फोटो लगाकर पीड़ित को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बाद में उसे पैसे की ठगी उससे शुरू कर दी। अब पीड़ित को शक होने पर उसने इस मामले की सूचना यमुनानगर के एसपी को दी, जिसके बाद मामला साइबर पुलिस के पास पहुंचा और दोनों पति पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साइबर पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया और पुलिस ने आरोपियों का कोर्ट से 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। साइबर पुलिस का मानना है कि इसने पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे इनसे हो सकती है। अलग अलग आईडी से ये कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, उनके पैसों की रिकवरी भी इन द्वारा की जा सकती है। हमारे यहाँ 927 नंबर मुकदमा दर्ज है सिटी यमुनानगर में, तो हमें मार्क किया गया कि उसको ट्रेस करना है। तो उसमें हमें जो ट्रेस करते करते पता लगा कि यहाँ के यमुनानगर के ही परमिंदर कौर लेडीज़ और गुरप्रीत उसके हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व थे। इनकी जो कार्यशैली थी वो थी कि एक बिगो ऐप है, उसमें अपनी फर्जी नाम से उन्हें आईडी बनाई और बिहार के एक लड़के को उसको फ्रेंड बनाया। फ्रेंड बना के आगे 2 आईडी और बनाई, जिया और शिवानी के नाम से, कि वो भी मेरी फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड को जिया को उसने बीमार दिखाया कि बीमार है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो पहले 5 लाख रुपए लिए। फिर शिवानी की डेथ दिखा दी कि शिवानी की डेथ हो गई है, उसके नाम पे उन्होंने उसकी वसीयत दिखाई कि उसकी वसीयत जो है वो जिया के और बिहार के लड़का जिसका ठगी हुई है उनके नाम कर दी। बट उसको क्लियर करने के लिए 20 लाख रुपए और चाहिए, तो उन्होंने 20 लाख रुपए और रहते और उससे फ्रेंडशिप रखी। बाद में वो पैसा इन्होंने अपनी उससे कुछ प्रॉपर्टी और कुछ और चीज़ें ली हैं, वो हम आज इनसे रिकवर करेंगे। सर इसका खुलासा कैसे हुआ? इसका हमने जांच की, तो जांच में उसकी जो आईडी का वेरीफाई करके सारी आईपी वगैरह ली और वहाँ तक पहुँचे। ये बिगो ऐप के थ्रू टच में आया और इससे फ्रेंडशिप फर्जी नाम से अपना आईडी बना के और उसमें रिलेशन। एहसास कब हुआ कि इसको कि ये जब वो 25 लाख तक दे चुका था, उसके बाद उसको पता लगे कि पैसे जा चुके हैं अच्छे खासे, और उसके बाद 2 और डिमांड की गई उससे पैसे की, उसने देने से मना करा। ना ही उसने कहा कि आप मुझे वीडियो कॉल करें या मेरे साथ एक बार शेयर करें, फोटो शेयर करें, उसने नहीं करी। हमारे यहाँ 900 से। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा FM न्यूज़। नमस्कार।